आज हम आपकी क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है फोर्स। आज आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर में बात करें तो आपको पढ़ना है कि फोर्स क्या क्या काम करता है। उसके बाद इस फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी के मोशन किस प्रकार के होते हैं, और उसके बाद आप बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है फोर्स। तो सबसे पहले बच्चों, जो फोर्स के बारे में आपको बात समझनी है, तो फोर्स करता क्या क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स क्या क्या करता है, तो मैंने जब बच्चों से पूछा फोर्स क्या क्या करता है, तो कंसीडर करिए कि एक ब्रिक रखी हुई है किसी फ्लोर पर। जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया तो आपने देखा ये ब्रिक यहां से यहां आ गई, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर गई। यानी कि सर हम कह सकते हैं फोर्स दो चीज, पहली चीज क्या करता है, फोर्स किसी भी चीज का मोशन करवाता है। किसी भी चीज का मोशन करवाता है, उसका नाम है फोर्स। सर मोशन के अलावा कोई और भी काम करता है? हाँ बिल्कुल करता है। मान लीजिए ये ईंट स्पंज की थी, सोचिए ये ईंट स्पंज की थी और आपने फिर इस पर फोर्स लगाया। अब क्या करें सर, अब क्या करेंगे? तो सर सबसे पहले जैसे ही आप इस स्पंज पर फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी यहां दबना शुरू होगी और ये ब्रेक कुछ ऐसे ही हो जाएगी। उसके बाद दबते 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 उसके बाद कंप्रेस होगी, उसके बाद मूव करेगी। यानी कि कंप्रेस हो रही है, अपने शेप को चेंज कर रही है। इसको बोलते हैं डिफॉर्म होना। डिफॉर्म होना यानी कि बेटा फोर्स दो काम करता है। पहला काम किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है, दूसरा काम सर किसी भी बॉडी को फोर्स डिफॉर्म करता है, उसकी शेप एंड साइज को चेंज करता है। तो हम फोर्स के बारे में ये दो इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं कि फोर्स क्या क्या कॉज करता है। फोर्स कॉजेस, पहला मोशन इन अ रिजिड बॉडी। दूसरा काम फोर्स क्या करता है, सर किसी भी बॉडी की शेप एंड साइज को डिफॉर्म करता है। इन डिफॉर्म शेप एंड साइज एंड साइज। अच्छा मैंने यहां पर एक टर्म लिखा है रिजिड बॉडी। तो आपको सबसे पहले दो बातें समझनी होगी, ये रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी होती क्या है। तो फोर्स के बारे में समझ लिया, अब रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी के बारे में समझिए। पहली है आपकी रिजिड बॉडी, दूसरी है आपकी नॉन रिजिड बॉडी। सर ये क्या होती है रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी? देखो जैसे मैंने इस डस्टर को लिया और इस डस्टर पर फोर्स लगाया तो ये फोर्स मूव कर गया। यानी कि ऐसी बॉडी, क्या इस डस्टर पर जब मैंने फोर्स लगाया क्या ये डस्टर पिचका? नहीं पिचका। क्या इसका शेप और साइज चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। लेकिन सोचो इसी जगह मेरे पास कोई स्पंज होता और उस पर मैं फोर्स लगाता तो वो कंप्रेस होता। तो ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। और ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स लगाने पर उसका शेप साइज चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं नॉन रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है? ए बॉडी whose shape and size does not change when a force is applied। जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाए उसका शेप एंड साइज अप्लाइड ऑन इट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल दे सकता हूं ब्रिक्स का शेप और साइज समझ लीजिए। अच्छा नॉन रिजिड बॉडी में क्या लिखोगे? ए बॉडी whose shape and size changes, shape and size changes when force is applied। इसका एग्जांपल क्या होगा? सर इसका एग्जांपल स्पंज लिख सकते हो इसका एग्जांपल। अच्छा तो मैं अब आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछने वाला हूं कि अगर किसी
रिजिड बॉडी पर हमने फोर्स लगाया है तो वो मूव करेगी, लेकिन उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाया है सर, उसमें पहले डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद मोशन होगा। समझ गए नॉन रिजिड बॉडी के बारे में। तो अब हमें इस चैप्टर में जो मोशन पढ़ना है, इस फोर्स की वजह से वो मोशन सारा का सारा हमें इस रिजिड बॉडी के लिए पढ़ना है। इस नॉन रिजिड बॉडी के लिए हम मोशन फोर्स का नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी कि किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कैसी होगी सर? ए बॉडी whose shape and size does not change when a force is applied on it is called a rigid body। तो इसके मोशन कितने प्रकार के होंगे? तो देखो मैं बताता हूं इसके मोशन कितने टाइप के होते हैं। किसी भी रिजिड बॉडी के दो टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और इस ट्रांसलेटरी मोशन को एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। और दूसरा टाइप का रिजिड बॉडी का मोशन जो इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ना है वो है रोटेशनल मोशन। अब बारी बारी से इन दोनों टाइप के मोशन को अभी समझते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या है और रोटेशनल मोशन क्या है। तो अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूं, जैसे अरे इसको इस सर्किल में, जैसे मैंने एक ये ब्रिक, फिर एक समझो कोई एक बॉक्स रखा हुआ है फ्लोर पर, इस पर हमने फोर्स लगाया, इस ब्लॉक पर जब हमने फोर्स लगाया, ये कैसी बॉडी है? हम तो पहले ही मान चुके हैं कि हम रिजिड बॉडी का मोशन पढ़ रहे हैं, तो रिजिड बॉडी है, इसका स्लिप एंड साइड चेंज नहीं होगा। फोर्स लगाया तो ये मोशन करेगी, मोशन करते 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 यहां सर इस मोशन में क्या कर रहा है? तुम एक चीज देख रहे हो, इस ब्लॉक में क्या अपनी डायरेक्शन चेंज की? नहीं चेंज की। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं की तो ये ब्लॉक किस तरह से मूव किया है? सर ये ब्लॉक स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। जब भी कोई बॉडी फोर्स लगने पर एकदम सीधा सीधा मूव करे, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए, तो उस बॉडी के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब ही होता है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ट्रांसलेटरी मोशन अगर लिखना हो तो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में क्या बोलोगे? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन without changing its direction, such type of motion of a body is called translatory motion। और translatory motion का दूसरा नाम क्या है? linear motion। चलो लिखते हैं जल्दी से। When a force is applied on a body and it moves in a straight line without changing its direction. Such types of motion of a body is called ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर।
पहला मोशन हमने जो पढ़ लिया है उसका नाम है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। ये कैसा मोशन है ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन? When a force is applied on a body and it moves in a straight line without changing its direction, such type of motion of a body is called translatory or linear motion। अच्छा, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन की एक बात आपसे पूछता हूं। अच्छा, जैसे मान लो ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन में एक बॉडी यहां से यहां आई, शिफ्ट की। इस मोशन में एक बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ये पार्टिकल। तो बेटा ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन में इन हर पार्टिकल की स्पीड वही होगी जो इस बॉडी की स्पीड होगी। अगर इस बॉडी की स्पीड v है तो इस पार्टिकल की भी स्पीड v होगी, इसकी भी स्पीड v होगी, इसकी भी v होगी, इसकी भी v होगी। अच्छा, अगर क्यों सर v होनी चाहिए? अगर मान लो कम ज्यादा हो जाए तो सोचो इस पार्टिकल की स्पीड सेम रहे और इस पार्टिकल की स्पीड कम हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी तो ये आगे चला जाएगा, ये पीछे रह जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगी। फिर तो हम कहेंगे ये रिजिड बॉडी ही नहीं है। क्यों? ब्रेक हो गई मतलब डिफॉर्म हो गई। अच्छा, उल्टा केस भी हो सकता है, ये बॉडी की स्पीड स्लो हो जाए और इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाए तो बॉडी, ये पार्टिकल इसके पास आ जाएगा, बॉडी कंप्रेस हो जाएगी। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रिजिड बॉडी है। तो बेटा ट्रांसलेटरी मोशन जब कोई रिजिड बॉडी करती है तो उसके हर पार्टिकल की स्पीड बराबर होती है। स्पीड बराबर होती है इस वजह से वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में। तो लिखिए इन ट्रांसलेटरी मोशन each particle moves with same speed and cover same distance in equal interval of time, interval of time। तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया तुम्हारा। अब हम दूसरा मोशन पढ़ने वाले हैं किसी भी रिजिड बॉडी का। वो मोशन होने वाला है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हुआ? बॉडी सीधा सीधा मूव कर रही है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो सर उसके सारे पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करते हैं। सेम स्पीड से मूव करते हैं तो हर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में। अच्छा, अब सोचो हम एक तुम्हारे लिए एक स्क्वायर शेप की डिस्क लेते हैं, एक स्क्वायर शेप की डिस्क लेते हैं। डिस्क, अरे डीवीडी कैसेट देखी उसी टाइप की। और इस डिस्क को यहां पर हम पाइवटेड कर दें। पाइवटेड मतलब फिक्स्ड कर दें, पाइवटेड कर दें और फिक्स कर दें और फिर इस पर हम फोर्स लगाएं। सोचो एक हमने डिस्क ली है और उसमें ऐसे हमने एक एक्सेल डाल के पाइवटेड कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा? सर पाइवटेड हो गई है इस पॉइंट के अबाउट, तो बॉडी इस एक्सिस के अबाउट, इस पाइवटेड पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूमना शुरू कर देगी। ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, गोल गोल घूमना शुरू कर देगी। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अच्छा, अगर फोर्स हमने इधर से लगाया, अगर फोर्स हमने इधर से लगाया तो बॉडी ऐसा घूमेगी और यही फोर्स यहां से लगा दिया तो बॉडी ऐसा ऐसा घूमना शुरू कर देगी। तो रोटेशनल मोशन को क्या कहोगे? रोटेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बॉडी पाइवटेड होनी चाहिए, बॉडी फिक्स होनी चाहिए किसी एक पॉइंट के अबाउट। जब ये होगा तभी बॉडी किसी भी तरह से रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी। तो रोटेशनल मोशन में क्या इंपॉर्टेंट है? व्हेन ए बॉडी इज पाइवटेड अबाउट ए पॉइंट एंड a force is applied, then body moves in a circular path, circular motion and perform rotational motion।
लिफ्ट रोटेशन में बॉडी is pivoted. Pivoted is very important about a point and a force. Force is applied. जब फोर्स लगाते हो तो क्या होता है? बॉडी starts rotating about that point. उस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करना शुरू कर देती है और इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? The body is pivoted about the point and force is applied and body starts moving about that point. Such type of motion is called RM. RM मतलब रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन में क्या होगा? देखो, रोटेशनल मोशन में जैसे एक बॉडी है, डिफरेंट पार्टिकल से बनी है. ये देखो, डिफरेंट पार्टिकल से बनी है. डिफरेंट पार्टिकल से बनी है. तो इस पार्टिकल की स्पीड अगर v है तो इस पार्टिकल की स्पीड v नहीं होगी, v से ज्यादा होगी. सर ऐसा क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का अगर तुम सर्कमफेरेंस देखो तो ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा, ये पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा, तो इस पार्टिकल को बड़ा सर्कल कवर करना पड़ रहा है, इस पार्टिकल को छोटा सर्कल कवर करना पड़ रहा है. मतलब इस पार्टिकल को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, इस पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, पर टाइम तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का सेम ही होगा. इस वजह से रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है. इन रोटेशनल मोशन इन rm each particle of a body moves with different velocity. नोट कर लो.